Hello and welcome to Prime. Information obtained under Right to Information Act is increasingly becoming the basis of public interest petitions seeking judicial redress of grievances. To check this, the Supreme Court has said that from now it would not entertain PILs solely based on information collected through RTI. The Supreme Court has said that the petitioners must first approach the concerned ministry, bring the facts to its notice and demand justice. How will this help those seeking redressal of their grievances is what we discuss in Prime tonight, and to discuss this we are joined in the studios by Anupam Gupta, an eminent lawyer of the Punjab and Haryana High Court, H.C. Arora, advocate and state president, RTI Activist Federation, Punjab. Mr. Arora is often referred to as a PIL specialist, and Hemant Goswami, an RTI activist and chairperson of the Burning Brain Society. वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिस्टर गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट की PIL को लेकर जो एक नई पोजीशन है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, जो आप केस रेफर कर रहे हैं, जो कल ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट का लगा था, सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट पास्ड एनी सच ऑर्डर. इट वाज फॉर लिस्टेड फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग एंड द केस वाज विड्रॉन एक्चुअली. So the court must have made an observation, and which must be an oral observation. So there is no such rule or an order passed by the Supreme Court. This is as far as I checked in the morning. अगर ये observation भी है, तो भी आप इसको किस तरह? Observations have no meaning. Observations, they will come in unless until they are in writing and they form a part of the ratio. They form no meaning as such. So the judges can think about something and they can say something if it is not part of the order and the court does not say. But the court has made its mind known, right? No, it is not like this. Even in a full judgment, अगर कोई part जो है वो सिर्फ डिस्कशन है, ओपिनियन है, ओबिटर है, तो वो जो है आप उसको नहीं बोलेंगे कि पूरे देश के लिए वो कानून बन गया जब तक वो एक रेशो के फॉर्म में ना हो, क्लियरली ना डिफाइंड हो. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. यहाँ पर सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है हुई हो. मैं ये भी नहीं कह रहा हुई होगी, पर हो सकता है हुई हो. बट पिटिशनर ने अपना केस विड्रॉ कर लिया है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए. कोर्ट ने ये बोला कि आपने अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं किया, आपने PIL में इंफॉर्मेशन ली, जो मुझे नहीं पता किस फॉर्म में उन्होंने कोर्ट के सामने पेश की. जो PIL में उन्होंने इंफॉर्मेशन पेश की, अगर वो प्रॉपर टेबुलेटेड ना हो, उस पर होमवर्क ना किया गया हो, अगर आपने अथॉरिटीज को कभी अप्रोच ना किया और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हो ना, तो कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन की हो सकती है. पर और ऐसे केस में जहां पर आप विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन कर सकता है. और ऐसे अभी नहीं, पहले भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट बोलता है कि जब तक आप पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं आते, सारे फैक्ट्स नहीं रखते, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. और बहुत सारे केसेस में ये भी बोलता है कोर्ट कि आप पहले अथॉरिटीज के पास जाएंगे. जो इस केस में मुझे लग रहा है जो कोर्ट ने बोला होगा कि आप पहले अथॉरिटीज के पास जाएं अगर आपके पास कोई ग्राउस है. अगर अथॉरिटीज उसको रिड्रेस नहीं करती, तो आप हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट के पास आए. जी मिस्टर अरोड़ा, आप इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे देखते हैं? क्या ये फेयर है? इसमें कोई अनफेयर होने वाली बात नहीं है. हाई कोर्ट्स डिफरेंट टाइम पे यही बात कहते आए हैं कि यदि कोई आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने मेरे शहर में, तो पहले मुझे सरकार को अप्रोच करना ही होगा. बेशक हम कितनी वो केमिकल रिपोर्ट्स लेकर हाई कोर्ट में पहुंच जाएं, जहां RT के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर पहुंच जाएं. हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ये इसकी रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो सारा डाटा लेकर हम एक बार अप्रोच कर भी लें अथॉरिटीज़ को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जी. कोर्ट का बर्डन कम होता है. और कोर्ट को यदि गवर्नमेंट कोई रिस्पांस देती है, तो कोर्ट को उनका व्यू भी पता लगता है प्राइमा फेशी अपना व्यू बनाने के लिए कि इसमें नोटिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो इसमें कोई नई बात नहीं है. अल्टरनेट रेमेडी के ग्राउंड पे कोर्टें हमेशा कहती रही कि आप पहले उनको अप्रोच करो, और यदि एमरजेंसी है तो कोर्टें हमेशा एंटरटेन करती रही हैं. जो भी कोर्ट ने कहा है ये एक कोर्ट का एक जनरल ट्रेंड है जो हमेशा था. लेकिन कई बार ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपके पास RT में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सपोजिंग एक्सीडेंट्स के बारे में, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ और होना चाहिए, आप सजेशन भी देते हैं जी. तो कोर्ट कह सकती है कि ओवरनाइट होने वाली इमरजेंसी इसमें नहीं है, आप पहले उनको अप्रोच करो, ताकि यदि उसके बाद वो कुछ नहीं करते, आप कोर्ट के पास आते, तो कोई कोर्ट उन्हें डायरेक्शन दे सके इसके ऊपर डिसीजन लो. और फिर भी वो गलत डिसीजन लेते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, यू कैन कम टू द कोर्ट.
इससे थोड़ा बर्डन कम होता है और कोर्ट को एग्जामिन करने में किसी केस को आसानी होती है, बजाय कि वो सारी पिटीशन और सारा डाटा खुद स्क्रूटनाइज करें। मिस्टर गुप्ता, we'll move on a line that it's just an observation. RTI एक empowering legislation है जिसने एक आदमी को हक दिया है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज जो है उनसे सवाल कर सकता है। पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। इन अथॉरिटीज को इनसेंसिटिव माना जाता है और जो अपनी ड्यूटीज को की डिस्चार्ज को लेकर थोड़े नेग्लिजेंट जो है वो रहते हैं। कॉमन सिटीजन्स के बेहाफ पर जो PILs फाइल करते हैं वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले न्याय के लिए कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जाना पड़ेगा। If the question of frustration would arise only if the court in actual practice absolutizes this or universalizes this, if this is treated as an inflexible dogma, and this is assimilated by the high courts in the sense that on a day-to-day basis every PIL is thrown out regardless of the issue raised. If it's a issue, for instance, of a huge scam or corruption, and the RTI information obtained after much labor and courage by the applicant or applicants concerned gives a picture, एक ऐसी picture है, the court's conscience is shaken at the very start. Like averments in a petition. Petitioner अपनी knowledge से कुछ लिखता है. The question is, does it carry so much conviction, so much weight कि court notice करे? जी. RTI की भी information may not be absolute. It depends कौन सी information है, क्या subject है, किस thoroughness के साथ आपने उस पे work upon किया है, उसे inferences क्या निकाले हैं. If it is a reflection upon a consistent course of government conduct, apathy, carelessness, corruption, I am sure the court will act. Judges are human beings. Right. So I would take this not as an absolute formulation of some dogma which did not exist before, but as a certain expedient judicial caution कि please don't rush to court immediately. थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा spade work कीजिए, थोड़ा सा preparation कीजिए, homework कीजिए. In America, in the American Supreme Court, एक Justice Louis Brandeis थे, बहुत famous judge 1930s में. तो as a lawyer, he used to prepare detailed petitions which have come to be known as Brandeis briefs. 200 पेज की petitions. उसमें सारे documents, data, he used to appear for labor or for socially deprived sections of society. I have always believed that pills in India do not reach up to that level of preparation which is really required to create an impact. They just flow with the tide. So it's like you have come to know something, you just rush to the court, you don't verify the facts or you don't, you know. I don't think an undifferentiated view can be taken. मैं इसको dismiss भी नहीं करूंगा. Oral observations of the Supreme Court are important, especially in these days of media reportage and coverage of Supreme Court proceedings. बहुत बातें होती हैं जो जजेस खुल के orally कह देते हैं, फिर for lack of courage or for other reasons of expediency they do not translate that into the actual judgment. That does not mean it's not a judicial observation. Even the arbiter of the Supreme Court is binding on the high courts. तो हर चीज आज के जमाने में जो आज के हालात सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट कहती है, खासकर जो मॉरल चीजें कहती है, आउटसाइड द लॉ, हायर देन द लॉ, उसकी एक बहुत वैल्यू होती है. हाई कोर्ट पे भी असर पड़ता है, दूसरे कोर्ट पे भी असर पड़ता है, गवर्नमेंट्स भी उसको देखती हैं क्या है, पर इसमें कोई एब्सोल्यूट्स कोई नहीं है. What kind of relationship has the constitution envisaged between the state and the judiciary and the executive and the judiciary? Absolute independence of the judiciary, especially the higher judiciary, by which I mean the high courts and the Supreme Court. और उनकी जो writ jurisdiction है under the Constitution, Article 32 of the Constitution, Article 136 of the Constitution, Article 226 of the Constitution, ये एक बहुत far reaching, एक deep, wide and pervasive एक power have judicial review of everything that the government does. All departments of government, all instrumentalities of government, even what legislation passed by parliament that can be struck down as unconstitutional. ये एक बहुत बड़ा एक जुडिशियल, उसको सुपरविजन कह लीजिए, सर्वेलेंस कह लीजिए, प्रॉपर वर्ड इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड द लीगैलिटी ऑफ गवर्नमेंटल और एग्जीक्यूटिव एक्शन. और इसको डिस्चार्ज करने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज गारंटेड टू द जुडिशरी. मिस्टर अरोड़ा, आप पहले जुडिशरी के पास ही क्यों जाते हैं टू सीक रिड्रेसल इन द फर्स्ट इंस्टेंस? जो लोग जाते हैं उनको ऐसी ऑब्जर्वेशन फेस करनी पड़ती हैं. मैं आपके सामने हूँ 6 साल से, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं अपनी थारो रिप्रेजेंटेशन बना के भेजता हूँ, डिमांड नोट्स भेजता हूँ,
जैसे मैं चाहता हूं कि पुलिस वाले जो टेंटेड हैं उनको ड्यूटी पे इलेक्शन में ना लगाया जाए, तो पहले इलेक्शन कमीशन को हम रिप्रेजेंट भेजते हैं, वो नहीं जवाब देता या टाइम ज़्यादा हो चुका है, 2 महीने का मैंने नोट्स दिया, देन वी अप्रोच द कोर्ट। सो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जो इम्पेशेंट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को आती है जो इम्पेशेंट होते हैं, जिनमें फोरबियरेंस है, पेशेंस है, उन्हें ऐसी बातों से फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। वी हेल्प द कोर्ट्स एंड कोर्ट्स हेल्प अस इन पब्लिक इंटरेस्ट। मिस्टर गुप्ता, काफी केसेस में जो PIL लॉयर्स हैं कोर्ट को मूव करने से पहले कंसर्न जो पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं उनको नोटिस भेजते हैं, जैसे मिस्टर अरोड़ा ने अभी एक्सप्लेन किया। जो नई PIL regime के मुताबिक, would that be considered adequate by the courts to entertain these petitions? See, again, I would not turn this into a constitutional dogma or an absolute principle. मैं अरोड़ा साहब की दाद देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक ऐसे एरिया में उन्होंने वर्क किया जो शायद कोई और नहीं करता, जहाँ पंजाब पुलिस में जिनकी कन्विक्शन हुई है ऑफिसर्स की, किसी लेवल के ऑफिसर्स की इन क्रिमिनल केसेस, या गवर्नमेंट में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जहां जहां कन्विक्शन हुई है, दे हैव टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। उनकी अपील पेंडिंग है, अगर लॉ हो जाए तो रीइंस्टेट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट्स नॉर्मली अंडर प्रेशर, उनके अपने आदमी होते हैं, दे कुड बी सीनियर ऑफिसर्स, मीडियम रैंक ऑफिसर्स, जूनियर एम्प्लॉइज, नहीं करते। तो इन्होंने सारा डाटा हर डिपार्टमेंट से सिविल एंड पुलिस इकट्ठा करके, जो एक हरक्यूलियन टास्क है, कोर्ट के सामने पेश किया। मुझे नहीं पता उन्होंने नोटिस दिया नहीं दिया। इन सच अ केस द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट विल ऑब्वियसली बी शेकन। अगर ऐसे केस में कोर्ट इंसिस्ट करे कि आप नोटिस दीजिए, तो नोटिस भी एक फॉर्मेलिटी है, एंड आई रियली डोंट सी, आई वुड नॉट रीड मच इनटू दैट फॉर्मेलिटी। एक डिमांड नोटिस दे दें, हजारों नोटिस आते हैं, गवर्नमेंट्स डोंट रिस्पॉन्ड, डिपार्टमेंट्स डोंट रिस्पॉन्ड। द जनरल इंप्रेशन इज कि ठीक है, शायद माइट डाई डाउन, या जो कोर्ट ने करना है फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी होती है। तो एज एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल की एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी ये है, मैं इसको सीरियसली नहीं दूंगा। अगर कोर्ट ये कहे, अपनी फाइनल जजमेंट में भी कहे, आई वुड डिस्प्यूट दिस एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू is an independent power depending upon the wisdom of the court, its sense of priorities, its reaction to the situation outside. There is no bar. Alternative remedy भी हो, absolute bar नहीं होता। एक self restraint है कोर्ट का, तो कोर्ट अगर उस पर रिएक्ट करती है, and judges are human beings like anybody else. Right. Supreme Court judges, High Court judges are human beings, वो भी रिएक्ट करते हैं, and there are issues on which you cannot wait. You have to react. There are issues on which you might wait. I think Mr. Goswami has a point here, right? There are two things I wanted to add on over here. Number one, we have to understand that PILs are filed in the writ jurisdiction, which is part of Chapter 3 of the Constitution. That means they are filed only in case of violation of fundamental rights. In case of public interest litigation, we go to the court in the interest of those people who cannot themselves come to the court for some reason, or maybe it is not within the knowledge of the some person, or it is for common good, so no individual is going to come. So in those cases we go. So most of the time, rather always, I would say always, the principle is that when there is an urgent situation, when there is a violation of fundamental right, then you go to the courts. So for such urgent thing, the court cannot say that we will not entertain it, or look into the matter, right? Fundamental right, Article 32, which Anupamji just mentioned, is part of Chapter 3. So approaching the Supreme Court is the first right. So in case you see a violation of fundamental right, the first remedy is to approach the Supreme Court, and 228 going to the High Court will come later on. But over here, if the Supreme Court or the High Court says that you have to first file a representation even in case of writ petition and then come to us, I think that would be incorrect, and which Anupamji rightly mentioned that that cannot be the principle in all the cases. Right. So that is first thing. And the second thing, I disagree with Anupamji on another thing, where he says that even oral observation would be followed by the High Courts. I don't think that's the case. Oral observations do not form the law. They are not supposed to be observed as such. Anything which is in writing and which is part of the judgment or an order, only that is to be followed. Otherwise, there would be total chaos in this country.